हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट 5 करेंगे एमपीएससी का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट इन अफ्रीका का क्या क्या प्रॉब्लम्स आया जब हो रहा था डेवलपमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन अफ्रीका। प्री कॉलोनियल एरा में अफ्रीकन सोसाइटीज़ वर डाइवर्स विद वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स, माली, घाना, ग्रेट जिम्बाब्वे, thriving through trade, agriculture, and sophisticated governance system. Colonial period European powers colonized Africa in the late 19th and the 20th century, exploiting resources and disrupting local economics and societies. Pre-colonial era में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किंगडम्स और एम्पायर्स थे, जैसे कि माली, घाना, जिम्बाब्वे, ये सब अपना ट्रेड एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे थे, बट इनका गवर्नेंस जो था वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था। फिर कॉलोनियल पीरियड के बाद हम लोग जब कॉलोनियल पीरियड आता है तो यूरोपियन पावर्स जो थे वो अपने आप को कॉलोनाइज कर लिए थे अफ्रीका में जाके। लेट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन पावर्स जो थे वो अफ्रीका में रहते हैं और वो अफ्रीका के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके रिसोर्सेज को डिस्ट्रप्ट करते हैं, लोकल इकोनॉमीज़ को वो लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ करते हैं मेनली। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या देखते हैं हम लोग, फॉलोइंग डीकोलोनाइजेशन इन द मिड 20th सेंचुरी, अफ्रीकन नेशन फेस चैलेंजेस लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। हम लोग देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी जो कंट्रीज अफ्रीका थी उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है चैलेंजेस, क्योंकि वो तुरंत डीकोलोनाइज हुई थी और उनको अनुभव नहीं था कि कैसे इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। वो काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे सब कुछ को लेके कॉलोनीज़ पे। The Great African Crisis, economic stagnation during 1970s and 80s. Many African countries experienced several economic डाउनटर्न कैटेगराइज बाय हाई डेप्ट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग 1970s और 80s में देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग कॉलोनीज़ के अंदर थे और उसके बाद वो लोग जैसे डीकोलोनाइज होता है तो उन लोगों के पास अनुभव नहीं था कि कैसे रूल करना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉलोनीज़ थे वो तो डिवाइड कर दिए थे एथनिक और कल्चरल बेसिस पे, डिवाइड एंड रूल किए थे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग था। स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, SAPs, क्या क्या एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लाया गया, ये चीज़ हम लोग अब देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इन 1980s टू एड्रेस इकोनॉमिक क्राइसिस। इंटरनेशनल IMF जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ कुछ हेल्प करता है अफ्रीका को उसको इकोनॉमिक क्राइसिस से ओवर आने में। मेजर्स क्या क्या लिया जाता है? पॉलिसी इंक्लूडेड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, लिबरलाइजिंग ट्रेड एंड प्राइवेटाइजिंग स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज। जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी या गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज था उसको लिबरलाइज किया जाता है और प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आउटकम क्या था? वाइल सम कंट्रीज सॉ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, SAPs ऑफन लेड टू सोशल हार्डशिप सच एज रिड्यूस पब्लिक सर्विस एंड इंक्रीज पॉवर्टी। बहुत सारे कंट्रीज जो थे जहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फेस कर रहे थे, SAPs जो था वो जो सोशल हार्डशिप से गुजर रहा था, पब्लिक सर्विस, इंक्रीज पॉवर्टी था, वहाँ पर वो लोग जाके हेल्प कर रहा था। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन अफ्रीका। गुड गवर्नेंस, चैलेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट। कैसे गवर्नमेंट होता है अफ्रीका में और क्या क्या चैलेंजेस और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। Good governance, essential for sustainable development, involving transparency, accountability and effective institutions. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो होता है इंस्टीट्यूशंस को, वो मिल जाता है। जैसे अफ्रीका डीकोलोनाइज होता है उसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के मिल जाते हैं कि आपको ये काम करना है, क्योंकि अब उनको एक गवर्नेंस, एक लेजिस्लेशन, एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रहना चाहिए। तो वो चीज़ धीरे धीरे आने लगती है, एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनने लगता है। बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो करप्शन तुरंत तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन जो था वीक हो गया था क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन रन करने नहीं आता था अच्छे से। इसके लिए इम्प्रूवमेंट भी किया गया। रिसेंट ईयर्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने में, और उसका मिक्स्ड रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंट में। Globalization and development in Africa. Opportunities, access to global markets, foreign investment and technological transfer. Challenges, vulnerability to global economic fluctuation, exploitation by multinational corporation and unequal trade relations. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे opportunities जो है वो मिले हैं ग्लोबल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अफ्रीका को भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर के चलते जो ग्लोबल मार्केट्स है वो जाते हैं अफ्रीका में अपने
इंस्टीट्यूशंस को या मल्टीनेशनल कंपनीज़ को स्टैब्लिश करे, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ ऑफ इनकम जो होता है कंट्री का वो भी बढ़ रहा है। बट चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशंस जो होता है मल्टीनेशनल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा, जिसके वजह से जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बहुत अनईक्वल हो गया है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट इन अफ्रीका, बहुत सारे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट्स भी होते हैं अफ्रीका में, जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट और एफर्ट्स। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो थे वो फेस कर रहे थे, जैसे कि ग्रोथ तो हो ही रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट इसके चलते पोल्यूशन भी हो रहा था, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा था। इसका इम्पैक्ट क्या था कि वो एग्रीकल्चर, हेल्थ और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे अफेक्ट कर रहा था। इसको ओवर करने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाया गया था, ताकि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को ओवर किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जैसे चीज़ें थी उसको प्रमोट किया गया। टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अफ्रीका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, अफ्रीका इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग UN SDGs फोकसिंग ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो अफ्रीका भी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ अग्रसर है, वो भी उस चीज़ को फॉलो कर रही है, ताकि वो जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर पाए और हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब पे अपना जो उनका होना चाहिए रोल वो बढ़ा पाए। इनोवेटिव अप्रोच, embracing renewable energy, improving agriculture practices and fostering regional integration are key strategies। बहुत सारे इनोवेटिव अप्रोचेस भी ला रही है अफ्रीकन, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, ताकि वो लोग जो भी रिसोर्सेज है उसको इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाए और रीजनल इंटीग्रेशंस जो है स्ट्रैटेजीज है वो बना पाए। इंटरनेशनल सपोर्ट, एड, इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में, ताकि अफ्रीका अपना SDG गोल्स को कंप्लीट कर पाए। तो हम लोग यूनिट 5 ऐसे ही ख़त्म कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 करेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।